हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने ज्योग्राफी चैप्टर ऑल जितने भी हैं ज्योग्राफी के वो सारे कंप्लीट कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट अवर हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 क्लास 9th। फर्स्ट चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। ये बात है 14 जुलाई 1789 की। एक फ्रांस का शहर है पेरिस। तो पेरिस जो था वहाँ कैसा माहौल था? आतंकवाद का, स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था उसने सेना को ये आदेश दिया कि वो शहरों में घुस जाएं, इनटू द सिटी। तभी रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। ऐसी अफवाह फैला दी गई, ऐसा रूमर फैला दिया गया कि जल्दी ही जो सम्राट है वो आदेश दे देगा सेना को कि आप जो जनता है, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, इन पे गोलियां चलाएं। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 के आसपास मेल एंड फीमेल टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना, पीपल्स मिलिटिया, जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। They broke into a number of government buildings in search of arms. उन्होंने बहुत सारी जो सरकारी इमारतें थीं, बिल्डिंग्स थीं, उनमें घुस गए, उनमें तोड़ फोड़ की, ये ढूंढने के लिए कि हमें हथियार मिल जाएं। हथियारों की खोज में वो सरकारी बिल्डिंग्स में घुस गए, उनमें तोड़ फोड़ की। फाइनली a group of several hundred peoples marched towards the eastern part of the city. अंततः एक सैकड़ों लोगों का समूह जो पेरिस नगर का पूर्वी भाग था उस तरफ चल दिए। एंड stormed the fortress prison the Bastille where they hoped to find hoarded ammunition. और वो बस्टाइल किले की जो जेल थी उसको तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी, वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनेशन, जहां उनको उम्मीद थी कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिल सकता है, उनको गोला बारूद या हथियार मिल सकते हैं। ठीक है। इन द आर्म्ड फाइट दे फॉलोड द कमांडर ऑफ द Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. और क्या किया? हथियारों पर कब्जा करने की लड़ाई थी। ठीक है, कि कौन इन पे कब्जा करे, किसके हथियार हो जाएं। इसमें जो उसका बस्ताइल का कमांडर था वो मारा गया और जो उसमें कैदी भी थे उनको भी छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या उस समय कितनी थी? They were only 7 of them. It the Bastille was hated by all. बस्ताइल से लोग घृणा क्यों करते थे? इस जगह से, इस केंद्र से घृणा क्यों करते थे? Because it stood for the despotic power of the king. क्योंकि ये राजा की निरंकुश ताकतों का पावर का केंद्र था। बस्ताइल का जो किला था वो राजा की निरंकुश जो पावर थी, ताकत थी, उसका सेंटर हुआ करता था। इसीलिए लोग इससे बहुत अधिक घृणा करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड, किले को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट। और इसके जो अवशेष थे, फ्रेगमेंट से पत्थरों के अवशेष, उनको बाजार में बेच दिया गया। दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो इसके विध्वंस को एक स्मृति के तौर पर रखना चाहते थे, उन लोगों ने इन्हें खरीद लिया। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside.
ये जो घटना है, इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो रूरल क्षेत्र हुआ करते थे उसमें और सारे संघर्ष होते रहे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकतर लोग किस लिए विद्रोह कर रहे थे? जो ब्रेड्स थी, जिसको रोटी या पाव रोटी कहते हैं, उसमें क्या हो रही थी? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, इसलिए लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर, बाद में, व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब उन्होंने, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इस टाइम को पीछे से जोड़ना शुरू किया, देखा तो उन्होंने पाया इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ चैन, एक कड़ी थी, इसकी शुरुआत एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के द्वारा हुई है। इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड द एक्सकॉशन ऑफ द किंग ऑफ इन फ्रांस। और ये घटना लगभग कहाँ से जुड़ी हुई है? जब फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाती है। ठीक है, ये घटना तब से ही लगभग धीरे धीरे शुरू हुई थी। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। यद्यपि बहुत से लोगों को, जो अधिकतर लोग थे, उनको इस प्रकार के रिजल्ट्स की जो आशा थे, एक्सेप्टेशन है, वो नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाउ एंड वाई दिस हैपन? ऐसी घटना, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रांस का सोसाइटी हुआ करता था 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में, तो कैसा हुआ करता था? इन 1774 लुई 16th ऑफ बर्बून फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ये बात 1774 की है, जब बूर्बोन राजवंश का एक नया शासक लुई 16th, ये फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। He was 20 years old and married to a Austrian princess Mary Antoinette। और इसने विवाह किया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से। Upon his accession, the new king found an empty treasury। राजा बना तो उसने पाया कि राजकोष था बिल्कुल खाली था, राजकोष में कुछ भी नहीं था। Long years of war had drained the financial resources of France। जो लंबे समय तक का युद्ध चला, तो उस लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण जो फ्रांस का सारा खजाना था वो खाली हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। वर्साइल्स का जो महल था उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट, उसमें बहुत अधिक फिजूल खर्ची की गई। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16 के शासनकाल के दौरान फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश हुआ करते थे, ठीक है, उनकी हेल्प की, किससे? ब्रिटेन से आज़ाद होने में। कॉमन एनिमी मीन्स फ्रांस का भी दुश्मन हुआ करता था, ब्रिटेन और अमेरिका का भी। तो अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, लगभग 13 औपनिवेशिक कॉलोनीज थी, उनको फ्री कराने में हेल्प की। द वॉर एडेड more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion livres। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। देन बिलियन लिवर्स, जो अब बढ़ के कितना हो गया? पहले से और अधिक बढ़ गया, 2 अरब लिब्रे का बोझ और अधिक बढ़ गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर्स जो कर्जदार थे, जिन लोगों ने सरकार को कर्ज दिया था,
नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑफ द लोन ऑन द लोन्स। अब उन्होंने अपने जो उन्होंने पैसा दिया था उस पर 10% ब्याज की मांग करने लगे। जो हमने पैसा दिया है, आपने युद्ध में जो लिया था, हमें अब उस पर कितना इंटरेस्ट चाहिए? 10%। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expense, और अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट्स को, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, सरकारी ऑफिसों को चलाना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, राज्य को बाध्य होके टैक्स में वृद्धि करनी पड़ी, मजबूर होके उसे टैक्स में वृद्धि करनी पड़ी। इट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, यद्यपि ये कदम भी उनका नाकाफ़ी रहा, सफिशिएंट नहीं रहा। ये जो स्टेप उठाया उन्होंने, कर्ज जो लगान था, टैक्स था, उसको बढ़ाया, तो ये भी अच्छा कदम साबित नहीं हुआ। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फ्रांस का जो समाज था उस समय 3 स्टेट्स में बटा था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पे टैक्सेस, और सिर्फ जो 3rd स्टेट के लोग थे, ठीक है, जो आम लोग थे वही कर पे कर रहे थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ द फेड्यूल सिस्टम that dated back to the Middle Ages, और जो समाज था, फ्रांसीसी समाज था, ये मध्यकाल की जो सामंती व्यवस्था हुआ करती थी, फेडुअल सिस्टम, उसका एक अंग हुआ करता था। पार्ट ऑफ फेडुअल सिस्टम, ठीक है। मध्यकालीन समय में जो फेडुअल सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, उसका एक अंग था ये। द टर्म old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। प्राचीन राजतंत्र, टर्म ओल्ड रेगमी, इसका जो यूज है जनरली 1789 से पहले जो फ्रांसीसी सोसाइटी है, ठीक है, या दूसरे इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए किया जाता है। जो वर्ड है कौन सा? ओल्ड रेगमी, प्राचीन राजतंत्र। इसका यूज सामान्य रूप से 1789 से पहले जो फ्रांसीसी सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उनके लिए यूज किया जाता है। इस शब्द को उनके लिए प्रयोग करते थे। फिगर नंबर 2 shows how the system of eastern state in French society was organized। एक फिगर है, ये दर्शाता है कि फ्रांसीसी जो समाज है उसकी कैसी व्यवस्था हुआ करती थी, उसको शो करता है। Peasants made up about 90% of the population। जो किसान है उनकी आबादी लगभग 90% थी। However, only a small number of them owned the land by they cultivated। लेकिन जमीन के जो मालिक थे, ऐसे किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। किसान थे लेकिन जमीन के मालिक बहुत ही कम किसान थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other rich member of the 3rd states। लगभग जमीन का 60% हिस्सा जो बहुत ही नोबल पर्सन्स हुआ करते थे उनके हाथ में था, और चर्च के हाथ में, और जो तीसरे स्टेट्स के अमीर हुआ करते थे, रिचेस्ट लोग हुआ करते थे, उनके हाथों में था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, और पहले जो 2 स्टेट थे उनके सदस्य, दैट इज द
clergy and the nobility enjoyed certain privileges by birth। जो उसके दो स्टेट थे उसके कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। सर्टेन प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, उनको कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे, उनको भी एंजॉय करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था उनका वो ये था कि राज्य में जो भी कर है उनको उसमें छूट मिलेगी। विशेष अधिकारों में जो उनको जन्म से बहुत सारे राइट्स मिले थे, अधिकार मिले थे, उनमें एक ये भी अधिकार था कि जो भी लोग आम लोग कर देते हैं उनमें इनको रिबेट मिलेगा, इनको छूट मिलेगी। द नोबल फर्दर एंजॉयड फिडुअल प्रिविलेज्ड, और उस समय के जो कुलीन वर्ग थे वह किसानों से सामंती कर होता था, एक विशेष प्रकार का कर जिसको हम सामंती कर कहते हैं, इसको भी वसूल करता था। दीज इंक्लूडेड फिडुअल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। ठीक है, तो इसको भी वो एंजॉय करते थे, इसको भी यूज करते थे, किसानों से एक एक्स्ट्रा कर वसूल करते थे। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in the building roads. Peasants were obliged, उनको मजबूरन उनके घर में काम करना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, रोडें बनवानी पड़ती थी और आर्मी में सेवा देनी पड़ती थी। The church too extracted its share of taxes called tithes फ्रॉम द पीजेंट्स। और जो चर्च था, तो चर्च भी किसानों का जो कर मिलता था, ठीक है, उसमें से एक हिस्सा लेता था, जिसे हम टाइथ्स कहते हैं, एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स चार्ज करता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और अंततः जितने भी थर्ड स्टेट के सदस्य हुआ करते थे उनको स्टेट में भी कर देना पड़ता था, सरकार को भी कर चुकाते थे, चर्च को भी कर चुकाते थे, एक धार्मिक कर के रूप में, जिसको टिथिस कहा गया। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स शामिल था जिसे हम टाइल कहते हैं, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे, विच वर लेवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शंस लाइक सॉल्ट और टोबैको। इसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, जैसे नमक और तंबाकू जैसी चीज़ें जो रोज यूज करते थे उस पे भी अधिक कर लगता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाई द थर्ड स्टेट लोन। और ये जो कर है, कर का बोझ है, ठीक है, ये सारा बोझ जो तीसरे स्टेट की जनता थी वो बियर करती थी। टैक्स वॉज बोर्न बाई द थर्ड स्टेट अलोन। 3 स्टेटों में बटा था, बाकी 2 स्टेट और उससे कुलीन वर्ग के लोग थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो तीसरे वर्ग की अपेक्षा कम कर देते थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो बर्डन था कर का वो थर्ड स्टेट के लोग ही बियर करते थे। ये फिगर नंबर 2 है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे उस समय समाज बटा हुआ था। तो स्टेट 3 अवस्थाओं में था, ये आपको तीनों अवस्थाएं दिख रही हैं। पहली क्लर्गी, जो पादरी वर्ग, उच्च वर्ग हुआ करता था, इनको विशेष राइट्स प्राप्त थे। दूसरा वर्ग होता है नोबेलिटी का, और थर्ड स्टेट जो आती थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, टीटीसी, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर सर्विस, ये लोग इसमें शामिल हुआ करते थे तीसरे उसमें। ठीक है, ये थर्ड स्टेट में इन्वॉल्व थे।
तो सबसे अधिक जो बर्डन था वो इन्हीं लोगों पे था।